हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग अप्रैल महीने के सेकेंड वीक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नए साल को पना संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। दोस्तों आपको बता दें 13 अप्रैल का जो दिन होता है, भारत के कई राज्य उस दिन अपना नया साल सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य का ऐसा माना जाता है, सूर्य का उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है। उत्तरायण क्या होता है? जैसे आपको पता है ये ग्लोब हो गया, ये इक्वेटर यानी विषुवत रेखा हो गया, तो सूर्य विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाने लगता है इस दिन। इसीलिए भारत के कई राज्यों में इस दिन को नया साल के रूप में मनाया जाता है। जैसे उड़ीसा इसे मनाता है पना संक्रांति के रूप में, पंजाब में मनाया जाता है इसे बैसाखी के रूप में, असम में मनाया जाता है बिहू के नाम से। इसके साथ साथ तमिलनाडु में मनाया जाता है पुथांडु के नाम से, केरल में विशु के नाम से। कौन कौन से राज्यों में मनाया जाता है 13 अप्रैल को नया साल? पंजाब में बैसाखी के नाम से, असम में बिहू के नाम से, केरल में विशु के नाम से, तमिलनाडु में पुथांडु के नाम से। दोस्तों एसएससी सीजीएल में अभी इस बार प्रश्न आया था कि पुथांडु किस राज्य का नया साल होता है? तो पुथांडु तमिलनाडु का नया साल होता है। इसी प्रकार उड़ीसा पना संक्रांति के रूप में इस दिन को मनाता है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस से निपटने हेतु 2 स्कीमें चलाई जा रही है। एक तो मोई जीवन स्कीम, जिसका उद्देश्य कोरोना से लोगों की रक्षा करना। इसके अलावा यहाँ पर 1000 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया गया। यह भारत का पहला हॉस्पिटल होगा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित मरीजों को रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा का एक शहर है कलिंगनगर। क्या नाम है? कलिंगनगर। उसको मिशन पूर्वोदय के तहत स्टील हब बनाए जाने की योजना रखी गई है। मिशन पूर्वोदय क्या है? पूर्वोत्तर राज्य जितने भी हैं जिनको 7 सिस्टर सिटी बोला जाता है, उनके साथ साथ जो भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं जितने पूर्वोत्तर में आते हैं, उन सभी राज्यों को जो स्टील प्रोडक्शन है वहाँ पर उसको प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन चल रहा है उसको कहते हैं मिशन पूर्वोदय। तो इसके तहत उड़ीसा के कलिंगनगर को स्टील हब बनाए जाने की योजना भी चलाई जा रही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोविड-19 किस वायरस के कारण फैलता है? तो दोस्तों कोविड-19 जैसा आप जानते हैं कोरोना वायरस, ये किस वायरस के कारण फैलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, SARS-CoV-2। दोस्तों SARS-CoV-2 का पूरा नाम होता है सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। क्या होता है? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, यानी शॉर्ट में कहें तो SARS-CoV-2। दोस्तों इसी के कारण कोरोना वायरस फैलता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताते हैं WHO ने कोरोना का नाम कोविड-19 रखा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, कोविड-19 नाम रखा गया है WHO के द्वारा। तो यहाँ पर को का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, D का मतलब होता है डिसीज, और 19 का मतलब होता है 2019। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों WHO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। टेड्रोस अधानोम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगला प्रश्न है, लेह मनाली राजमार्ग भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत की मुख्य भूमि के साथ जोड़ता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी लेह और लद्दाख दोनों को भारत से जोड़ता है लेह मनाली राजमार्ग। दोस्तों यह 4 महीने बाद ओपन किया गया क्योंकि दिसंबर में इसको बंद कर दिया गया था। यहाँ पर अत्यधिक बर्फबारी हुई थी, इसी कारण इसको बंद कर दिया गया था। दोस्तों यह जिस दर्रे से पास होता है, दर्रा जैसे आपको पता होगा पहाड़ी इलाकों में आने जाने का जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं। जिस दर्रे से निकलता है उसका नाम है जोजिला दर्रा, आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों 2 सुरंग हैं, एक का नाम है चेनानी निसरी सुरंग और दूसरे का नाम है रोहतांग सुरंग। तो जो चेनानी निसरी सुरंग है उसका नया नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ये जनतंत्र यानी जनसंघ यानी जो बीजेपी की जो सबसे पहली पार्टी बनी थी, जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, तो जो बीजेपी के संस्थापक थे जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, उन्हीं के नाम पर रखा गया चेनानी निसरी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसके अलावा जो रोहतांग सुरंग थी उसका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक। क्या नाम है? सोनम वांगचुक। इन्हीं के नाम पर 3 इडियट मूवी बनाई गई थी। दोस्तों यह अक्सर चर्चा में रहते हैं। इन्होंने एक आइस स्तूपा बनाया था। आइस स्तूपा क्या था? बर्फ का एक ढेर था, इसको त्रिभुज की आकृति दी गई थी। ये क्यों बनाया गया था? जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी की अक्सर कमी रहती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक ने यहाँ पर आइस स्तूपा का निर्माण किया था। इससे क्या हो कि जब निचले इलाकों में पानी की कमी हो जाए तो यह बर्फ धीरे धीरे पिघल कर निचले इलाकों में पानी की आपूर्ति बनाए रखे। इसी को ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक ने ये आइस स्तूपा जिसकी आकृति त्रिभुज के समान होती है इसको बनाया था। इसके अलावा जो इस बार विश्व योगा दिवस का जो मेन इवेंट होने वाला है, जो मुख्य सेरेमनी होने वाली है, ये लद्दाख में ही होगी।
आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है जिसका नाम है लोसार। ये लद्दाख का महत्वपूर्ण त्यौहार। दोस्तों लद्दाख के एक सांसद हैं जिनका नाम है सेरिंग नामग्याल। क्या नाम है? सेरिंग नामग्याल। ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। ये बीजेपी के सांसद हैं। इन्होंने 370 पर लोकसभा में बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया था। इन्हीं के कारण पूरे देश में फैल गए थे, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट क्राकाटाओ किस देश का ज्वालामुखी है? दोस्तों माउंट क्राकाटाओ जो है ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, इंडोनेशिया में एक और ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट अगुंग। क्या नाम है? माउंट अगुंग और माउंट क्राकाटाओ। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा उद्गार होता रहता है। इसके अलावा इटली का एक ज्वालामुखी है, एक नहीं दो हैं, एक का नाम है स्ट्राबोली और दूसरे का नाम है माउंट एटना। ये दोनों भी चर्चा में रहते हैं। तो मैंने 4 ज्वालामुखी पर्वत बताया, एक तो माउंट क्राकाटाओ और माउंट अगुंग जो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। इसके अलावा इटली के 2 बताए, माउंट स्ट्राबोली और माउंट एटना। ये दोनों इटली के ज्वालामुखी हैं। ये चारों ज्वालामुखी पूरे साल भर चर्चा में रहते हैं क्योंकि इनमें कभी न कभी विस्फोट होता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जोको विडोडो। इसके अलावा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन जोको विडोडो ने ऐसी घोषणा की है कि वे नई राजधानी बनाएंगे। नई राजधानी क्या होगी? पूर्वी बोर्नियो, जो एक इनका टापू है बोर्नियो, वहाँ पर ये अपनी नई राजधानी बनाएंगे जिसका नाम होगा पूर्वी बोर्नियो कैपिटल। अभी तक तो इसकी कैपिटल है जकार्ता, लेकिन अब हो जाएगी पूर्वी बोर्नियो। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, यहाँ की जो करेंसी यानी जो यहाँ पे मुद्रा चलती है वो है रुपया, इंडोनेशियाई रुपया। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, भारत के अलावा 7 ऐसे देश हैं जहाँ पर रुपये का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इंडोनेशिया हो गया, दूसरा हो गया नेपाल और श्रीलंका, मॉरिशस, पाकिस्तान, सेशल्स। ये सभी ऐसे कंट्री है जहाँ पर रुपया का इस्तेमाल होता है। जैसे इंडियन करेंसी होती है रुपया, उसी प्रकार से इन देशों की भी करेंसी रुपया होती है। कौन कौन से? भारत हो गया, नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका, मॉरिशस, पाकिस्तान और सेशल्स। दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चरक एवं मोबाइल डॉक्टर बूथ की सुविधा किस भारतीय रेलवे स्टेशन पर शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ऐसी सुविधा स्टार्ट की गई। इसमें क्या होगा कि डॉक्टर एक चैम्बर में बंद रहेगा और दूसरे चैम्बर में जो होंगे वो पेशेंट आएंगे, तो डॉक्टर बिना कांटेक्ट के इन चैम्बरों में बैठे पेशेंट की जांच कर सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चरक एवं मोबाइल डॉक्टर बूथ की स्थापना की गई है भोपाल रेलवे स्टेशन पर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भोपाल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, जो हमारे रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। ये हमारे कॉमर्स यानी वाणिज्य मंत्री भी हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, लॉकडाउन के दौरान कितने जन औषधि केंद्र भारत में संचालित किए जा रहे हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 6300। दोस्तों 6300 जन औषधि केंद्र भारत में संचालित किए जा रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान काम करेंगे। दोस्तों जन औषधि केंद्र क्या होती है? इसकी स्थापना 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका मेन पर्पज होता है, मेन उद्देश्य होता है कि जो जेनेरिक दवाएं हैं उनको मार्केट से कम मूल्य पर उपलब्ध कराना। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जन औषधि केंद्र की स्थापना 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसके अलावा जन औषधि केंद्र का एक एप्लीकेशन भी आता है जिसका नाम है जन औषधि सुगम ऐप। क्या नाम है? जन औषधि सुगम ऐप। इसके अलावा जो यहाँ पर काम करने वाले अधिकारी जिनको फार्मासिस्ट बोलते हैं, यानी जो यहाँ पर कर्मचारी लोग काम करते हैं, उनको कहा जाएगा स्वास्थ्य के सिपाही। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि कोरोना वायरस के जब कोरोना वायरस पूरे देश में फैला हुआ है तब ये दवाइयों का वितरण कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को स्वास्थ्य के सिपाही कहा जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मई 2016 में प्रारंभ की गई उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों भारत में रसोई गैस की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी द्वारा 16 मई 2016 को उज्ज्वला स्कीम की स्टार्टिंग की गई थी। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक गरीब परिवार को फ्री रसोई कनेक्शन दिया गया है। तो इसकी जो टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसको जो कंपनियां संचालित कर रही हैं उनमें पहला नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और BPCL। ये 3 कंपनियां मिलकर भारत में उज्ज्वला स्कीम को प्रमोट कर रही हैं, यानी उज्ज्वला स्कीम इन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें 31 मई 2019 तक भारत में 5 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य था उज्ज्वला स्कीम के तहत, लेकिन ये स्कीम बहुत ज़्यादा सफल रही और लगभग 8 करोड़ कनेक्शन दिए गए। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न स्थानों को स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान 3 जोनों में डिवाइड किया जाएगा।
इसमें से कौन सा रंग नहीं होगा। दोस्तों क्या किया जा रहा है कि जैसे अभी आपको पता है 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन अभी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया। तो जो लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया 3 तरीक़ों से बढ़ाया जाएगा। इसमें सभी स्थानों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक होगा रेड जोन, दूसरा होगा ब्लू जोन और थर्ड होगा ग्रीन जोन। तो 3 जोन रखे गए हैं। तो इसमें लाल होगा, नीला होगा, हरा होगा, पीला नहीं होगा। जो पीला होगा नहीं होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पीला। इनमें से पीला रंग नहीं होगा। दोस्तों लाल कैटेगरी में उन स्थानों को रखा गया जहां पर हॉटस्पॉट जिनको घोषित किया, जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित मामले पाए गए हैं, उन स्थानों को पूरी तरह लॉकडाउन में रखा जाएगा। तो उन्हें रेड जोन में रखा गया। इसके अलावा जो नीला कलर है उसमें सार्वजनिक परिवहन और कृषि कार्य जैसे छूट दी जाएंगी व्यक्तियों को। लेकिन जो हरा ग्रीन जोन होगा वहाँ पर लगभग सभी बेसिक सुविधाएं आपको उपलब्ध रहेंगी। तो इसलिए इसी को चीज़ को ध्यान में रखते हुए 3 जोनों में कैटेगराइज किया गया, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो लाल, नीला और हरा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी समूह की सलाहकार समिति में किस आरबीआई गवर्नर को सम्मिलित किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रघुराम राजन। दोस्तों आपको बता दें, रघुराम राजन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो बाहरी समूह की सलाहकार समिति बनी है उसमें जगह दी गई है। दोस्तों आपको पता होगा कि वर्तमान में हमारे 25वें आरबीआई गवर्नर हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास। इनसे पहले थे उर्जित आर पटेल जो ऑप्शन नंबर सी में लिखे हैं, और इनसे पहले थे रघुराम राजन। यानी रघुराम राजन 23वें गवर्नर थे आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में के द्वारा जो बाहरी समूह की सलाहकार समिति है उसमें जगह दी गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो आपको बता दें इनकी जो MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। इनको क्रिस्टिना कोच के साथ कन्फ्यूज मत करना। क्रिस्टिना कोच नासा की वैज्ञानिक है जिन्होंने 328 दिन अंतरिक्ष में रहकर विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया है, सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने वाली महिला के नाम। इन्होंने किस महिला का रिकॉर्ड तोड़ा? इन्होंने PT विट्सन का रिकॉर्ड तोड़ा, PV जिन शॉर्ट में कह सकते हैं। PT विट्सन का रिकॉर्ड तोड़कर 328 दिन अंतरिक्ष में रहकर सबसे अधिक और सबसे लंबा रिकॉर्ड स्थापित किया है क्रिस्टिना कोच ने। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो MD उनका नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्रिस्टिना कोच। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और दोस्तों भारत की एक महिला है जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां सैनिटाइजर टनल लगाया गया है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। यानी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है जहाँ ऐसा रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जहाँ पर सैनिटाइजर टनल लगाया गया है। दोस्तों सैनिटाइजर टनल क्या होता है? एक प्रकार का मार्ग होता है यानी रास्ता होता है। इससे अगर जो कोई व्यक्ति निकाला जाता है तो उसके शरीर पर जो भी कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार का पहला टनल लगाया गया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों इसी प्रकार का एक टनल और बनाया गया था तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर जो आपसे पूछे कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले सैनिटाइजर टनल का निर्माण किया, तो यह ऐसा करने वाला है तेलंगाना। लेकिन अगर जो आपसे पूछे कौन सा रेलवे स्टेशन पर लगाया गया तो होगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। दोस्तों इसी प्रकार का टनल तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था जिसमें कोई भी व्यक्ति 20 सेकंड में अपने को सैनिटाइज कर सकता था। यानी उससे निकलने के बाद उसके शरीर पर जो भी कीटाणु थे वो 20 सेकंड में ही समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों बात चल रही है अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद गुजरात का एक सिटी है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सिटी था जिसको विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई। पहली तो बनाई गई थी नर्मदा जिले में, लेकिन दूसरी बनाई गई है अहमदाबाद जिले में। दोस्तों यहाँ पर विक्रम साराभाई लाइब्रेरी भी है। इसके अलावा अहमदाबाद और मुंबई के बीच में आपको पता है दूसरी तेजस एक्सप्रेस चलाई जा रही है। पहली चलाई गई थी लखनऊ और दिल्ली के बीच, दूसरी चलाई जा रही है अहमदाबाद मुंबई के बीच। दोस्तों अहमदाबाद मुंबई के बीच भी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी रखा गया है। तो ये सभी फैक्ट आप अहमदाबाद से रिलेटेड याद रख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है। दोस्तों समाधान क्या है? एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसका मेन उद्देश्य है कि अगर जो कोई व्यक्ति ऑनलाइन समाधान पोर्टल में सम्मिलित होना चाहता है और अपने विचार लोगों को के साथ साझा करना चाहता है कि किस प्रकार से वो कोरोना से संक्रमित जो भी मामले हैं उनमें अपना व्यक्ति कैसे बचाव कर सकता है, तो इसी के विषय में अगर जो आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन चैलेंज समाधान पोर्टल पर जाकर अपना विचार दे सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने AICTE के साथ मिलकर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। क्या है?
ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके साथ मानव संसाधन मंत्रालय यानी MHRD मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है। दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी संसदीय क्षेत्र है हरिद्वार। दोस्तों इसी प्रकार के कुछ और पोर्टल हैं जिनके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे, जो MHRD मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कलिंग सासी का हाल ही में निधन हो गया, यह किस सिनेमा से संबंधित थी? तो दोस्तों कलिंग सासी मलयालम सिनेमा से संबंधित। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मलयालम। दोस्तों मलयालम सिनेमा में इन्होंने 25 साल लगभग अपने जीवन के खपाए, तो दोस्तों यह सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मलयालम। दोस्तों मलयालम केरल की लैंग्वेज है, ये भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही नाडिया क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, दुनिया में किसी जानवर में अगर वो कोरोना का केस पाया गया है तो वो है एक मादा टाइगर, जिसका नाम है नाडिया। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी नाडा टाइगर। नाडिया क्या है? मादा टाइगर है। दोस्तों दुनिया का पहला कोरोना पॉजिटिव केस किसी जानवर में अगर जो पाया गया है तो वो है एक मादा टाइगर। एक चिड़ियाघर है USA में, बॉक्स चिड़ियाघर। तो दोस्तों इसी में यह टाइगर रहती थी, इसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। दोस्तों इसका नाम है नाडिया, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों जो बॉक्स चिड़ियाघर है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में ही यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है और यूनेस्को दोनों का क्वार्टर भी यहीं पर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण संक्रमित व्यक्तियों की रोकथाम है तो सर्वरक्षा एप्लीकेशन की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो दोस्तों सर्वरक्षा एप्लीकेशन की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो भी लोग क्वारंटाइन किए जाएंगे उन पर कड़ी निगरानी रखने हेतु इस एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। इससे क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसको क्वारंटाइन किया गया उसको प्रत्येक घंटे अपनी सेल्फी अपलोड करना होगा, जिससे यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है इन लोगों पर काफ़ी कड़ी निगरानी रख सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वरक्षा एप्लीकेशन की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बाघेल और अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। इसी प्रकार का एक एप्लीकेशन जिसका नाम है कोरोना वॉच, क्या नाम है? कोरोना वॉच। इसकी स्टार्टिंग की थी कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इसका भी उद्देश्य सेम था, यानी इसी प्रकार से ये भी काम करेगा। इस पर भी क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को अपनी सेल्फी अपलोड करना था यहाँ का, जिससे यहाँ का स्वास्थ्य विभाग इन पर निगरानी रख सके। इसके अलावा और राज्य हैं जिन्होंने एप्लीकेशन अलग अलग लॉन्च किए हैं, जैसे राजकाय नामक एप्लीकेशन स्टार्ट किया है राजस्थान ने। कोविड कंट्रोल ऐप स्टार्ट किया है पंजाब ने। इसके अलावा कोवा पंजाब भी पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। दोस्तों अगला प्रश्न है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने किस बैंक के साथ मिलकर कोविड-19 बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ मिलकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय एक्सा। दोस्तों ये जो बीमा पॉलिसी स्टार्ट की गई है इसमें क्या होगा कि आप 499 रुपये का प्रीमियम लेंगे और आपको 25,000 रुपये का इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसी प्रकार की एक फ़ोन पे ने भी योजना चलाई थी, उसका नाम था कोरोना केयर। क्या नाम था? कोरोना केयर बीमा पॉलिसी। आप नाम याद रख सकते, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही। कोरोना केयर बीमा पॉलिसी, इसमें क्या था कि आप 156 रुपये देकर 50,000 रुपये तक का बीमा कवरेज ले सकते हैं। दोस्तों बात चल रही एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो यहाँ पर आपको बता दें भारत का जो सबसे पहला प्राइवेट पेमेंट बैंक था वो उसका नाम था एयरटेल पेमेंट बैंक। यानी भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? तो एयरटेल पेमेंट बैंक होगा। इसके अलावा अगर जो आपसे पूछे भारत का सरकारी पेमेंट बैंक कौन सा है तो उसका नाम है IPPB। क्या नाम है? IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। यह भारत का पहला पूरी तरह सरकारी पेमेंट बैंक है। दोस्तों RBI ने ऐसा कहा था कि अगर जो कोई व्यक्ति पेमेंट बैंक खोलना चाहता है तो उसके पास कम से कम स्टार्टिंग पूंजी 100 करोड़ होनी चाहिए और इसमें डिपॉजिट की सीमा 1 लाख होगी। यानी कोई व्यक्ति अगर जो सोचे कि हम 2, 4, 10 लाख रुपए इसमें जमा कर दें तो आप इसमें जमा नहीं कर सकते। इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट की सीमा 1 लाख रखी गई। यानी अगर जो कोई पेमेंट बैंक है तो उसमें आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये रख सकते हैं, ऐसा कहा था RBI ने। दोस्तों बात चली एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो यहाँ पर आपको बता दें इसके जो CEO हैं उनका नाम है अनुव्रत विश्वास। क्या नाम है? AB अनुव्रत विश्वास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा 5T प्लान की घोषणा की गई है? दोस्तों 5T प्लान की घोषणा की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। दोस्तों 5T प्लान क्या है कि जो भी कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनकी देखभाल करने के लिए, उनको कैसे स्वस्थ किया जाए इसके लिए, उनकी कैसे ट्रेसिंग की जाए इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इस प्लान की शुरुआत की है। दोस्तों इसमें 5T का अलग अलग मतलब भी है। पहले टी का नाम है टेस्ट,
क्या नाम है, टेस्टिंग। दूसरे टी का नाम है ट्रेसिंग। तीसरे टी का नाम है ट्रीटमेंट। चौथे टी का नाम है टीम वर्क। पांचवें का नाम है ट्रेकिंग। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले टी का नाम है टेस्टिंग, दूसरे का नाम है ट्रेसिंग, तीसरे का नाम है ट्रीटमेंट, चौथे का नाम है टीम वर्क और लास्ट यानी फिफ्थ का नाम है ट्रेकिंग। ये 5 टी हैं जिनको स्टार्ट किया दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नर नहीं उपराज्यपाल होता है जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप की लॉन्चिंग की गई है? तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है तेलंगाना। दोस्तों यह एप्लीकेशन भारत का पहला ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम पर बेस्ड होगा, यानी इसमें मानव हस्तक्षेप कम से कम किया गया है। तो इस कारण यह काफ़ी सटीक जानकारी देने में सक्षम होगा। इसकी जो लॉन्चिंग की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने वो की है वोरा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। पूरा नाम है वोरा स्मार्ट इंस्टीट्यूट। ये अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, इसी के साथ मिलकर तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन की शुरुआत की है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरोग्य सेतु, कोरोना वॉच, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये सब याद रख सकते हैं। दोस्तों तेलंगाना की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, टी सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में काम करने वाले फार्मासिस्ट को किस नाम से संबोधित किया जाएगा? तो दोस्तों अब इनको कहा जाएगा स्वास्थ्य के सिपाही। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य के सिपाही। अगला प्रश्न है, जैक डॉर्सी ने $1 बिलियन की राशि कोविड-19 बचाव में लगे हुए विभिन्न संस्थानों की सहायता हेतु जारी किया है। तो यह किस सोशल साइट के सीईओ हैं? तो दोस्तों जैक डॉर्सी ट्विटर के सीईओ हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ट्विटर। दोस्तों इन्होंने $1 बिलियन सहायता राशि की घोषणा की है। इन्होंने बताया कि जो भी कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज में लगे हुए विभिन्न संस्थान हैं उनको हम मदद देंगे $1 बिलियन की। दोस्तों 1 बिलियन कितना होगा? आप लोग काफ़ी हो सकता है बहुत लोग कन्फ्यूज हो कि 1 बिलियन कितना होता है। दोस्तों 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़। कितना होता है? 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग यानी MSME की वित्तीय सहायता है सिडबी ने कितने रुपए की सहायता घोषणा की है? दोस्तों सिडबी ने कहा है कि अगर कोई सूक्ष्म और मध्यम उद्योग है और उसमें किसी प्रकार की पैसे की कमी होती है तो वो आपातकालीन लोन 1 करोड़ रुपए का देगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़। तो ऐसी घोषणा की है सिडबी। सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल, एस से हो गया स्मॉल, आई से हो गया इंडस्ट्री, डी से हो गया डेवलपमेंट, बी से बैंक, आई से इंडिया, यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये हो गया सिडबी का पूरा नाम। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 6 अप्रैल को किस महान व्यक्तित्व की जयंती होती है? तो दोस्तों आपको बता दें 6 अप्रैल को महावीर स्वामी की जयंती थी इस बार, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष तृतीया जो शुक्ल पक्ष होता है चैत्र मास का, उसकी तृतीया को महावीर स्वामी जी की जयंती होती है। तो इस बार पड़ी है 6 अप्रैल को। तो सही उत्तर है महावीर स्वामी जयंती। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है? तो दोस्तों ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं, हॉट स्पॉट हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित मामले पाए गए हैं, तो उन स्थानों को अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको पूरी तरह लॉकडाउन में रखा जाएगा। तो उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। इसकी स्टार्टिंग की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। यहाँ के गवर्नर है अनिल बैजल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। इसके अलावा 5T भी प्लान दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? दोस्तों इसकी स्टार्टिंग की है MHRD मिनिस्ट्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों इसकी स्टार्टिंग की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनका संसदीय क्षेत्र है हरिद्वार। इसके अलावा दोस्तों MHRD मिनिस्ट्री ने AICTE यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसके साथ मिलकर स्थापना की गई स्टूडेंट हेल्प पोर्टल की। इसके अलावा MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा एक और पोर्टल चल रहा है iGOT। इसमें क्या होगा कि जो भी कोरोना से संक्रमित
मरीजों का इलाज करने में फ्रंट लाइन पर लगे हुए स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया आई गॉट नामक एक प्लेटफॉर्म। दोस्तों अगला प्रश्न है, हजारी लाल रघुवंशी का निधन हो गया, इनका संबंध किस प्रदेश से था? तो दोस्तों ये कांग्रेस के एक नेता थे जो मध्य प्रदेश में रहते थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ये लगभग कांग्रेस में 6 बार विधायक भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति हैं सैमुअल हनीमान, इन्हीं का जन्म दिवस होता है। दोस्तों सैमुअल हनीमान को विश्व होम्योपैथिक दिवस यानी होम्योपैथिक का फादर कहा जाता है, यानी फादर ऑफ होम्योपैथिक या होम्योपैथिक का जनक कहा जाता है सैमुअल हनीमान को। इनका जन्म दिन होता है 10 अप्रैल को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि भारत की वृद्धि दर 2020-21 में रहने वाली है 4.8%। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 4.8%। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में ही यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1948 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द आर्ट ऑफ हर डील अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, यानी मेलानिया ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है यानी वाइफ है, उनके जीवन पर एक किताब लिखी गई है द आर्ट ऑफ हर डील अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। तो इसको लिखा है मैरी जॉर्डन ने। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी मैरी जॉर्डन ने एक पुस्तक लिखी है मेलानिया ट्रंप पर जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था जो अहमदाबाद में बनाया गया है। इसके अलावा मेलानिया ट्रंप दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस जो क्लासेस चलती हैं उनको देखने के लिए भी गई थी, क्योंकि ऐसी क्लासेस दिल्ली पहला भारत का ऐसा यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर इस प्रकार की क्लासेस संचालित की जाती हैं। तो इसी को देखने मेलानिया ट्रंप दिल्ली के स्कूलों में भी गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस IT कंपनी के द्वारा वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड की स्थापना की गई? दोस्तों एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड बनाया गया है गूगल के द्वारा। सबसे पहले आपको बता देते हैं ब्रेल क्या होता है। दोस्तों जो लोग ब्लाइंड होते हैं, देख नहीं सकते, वो लोग अपने लिखने पढ़ने की जो लिपि इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ब्रेल। इसमें अक्षरों का उभार बना होता है जिसको महसूस करके जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो अपनी लेखनी को समझते हैं, तो उस लेखनी को कहते हैं ब्रेल लिपि। दोस्तों इसका आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने, जिनका जन्म दिवस होता है 4 जनवरी को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ब्रेल कीबोर्ड की स्थापना की है यानी इसको बनाया है गूगल ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गूगल। दोस्तों गूगल की बात करें तो इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट और गूगल दोनों के CEO हैं सुंदर पिचई। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोरोना आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए की धनराशि जारी की है? तो दोस्तों भारत सरकार ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वो 15,000 करोड़ रुपए की कोरोना आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फंड देगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 15,000 करोड़ रुपए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन। दोस्तों अगला प्रश्न है, एशियन विकास बैंक यानी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक कोरोना महामारी के चलते भारत को कितने बिलियन डॉलर की सहायता राशि उपलब्ध कराएगा? तो दोस्तों ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि वह 2.2 बिलियन डॉलर देगा भारत को कोरोना महामारी से निपटने के लिए। दोस्तों ADB की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। इसके अलावा आपको बता दें इसके जो चेयरमैन यानी अध्यक्ष हैं उनका नाम मसाद आसा सुकुकावा। क्या नाम है? मसाद आसा सुकुकावा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है? दोस्तों इस मिशन का नाम है मिशन स्मार्ट सिटी यानी मिशन स्मार्ट सिटी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत के विभिन्न स्थानों को सैनिटाइज करेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश का एक सिटी है इंदौर, जिसने सबसे पहले ड्रोन का इस्तेमाल किया सैनिटाइज करने के लिए अपने शहरों गलियों को। इसके अलावा IIT गुवाहाटी ने भी इसी प्रकार का एक ड्रोन बनाया था जिसका उद्देश्य था भारत की गलियों और शहरों को सैनिटाइज करना। दोस्तों अगला प्रश्न है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF ने 9 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों स्थापना दिवस नहीं, यह सौर दिवस था। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सौर दिवस मनाया। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 55वां, यानी इस बार CRPF का 55वां स्थापना दिवस था। दोस्तों 9 अप्रैल 1965 को ही जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उस समय CRPF ने पाकिस्तान टुकड़ी के छक्के छुड़ा दिए थे। इसी कारण प्रत्येक वर्ष
सीआरपीएफ अपना शौर्य दिवस सेलिब्रेट करता है? तो इस बार था 55वां शौर्य दिवस। अगला प्रश्न है, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत बेरोजगारी की दर में वृद्धि होने वाली है? तो दोस्तों, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी जिसको बोलते हैं CMIE, इसने बताया है कि भारत में लगभग 23% बेरोजगारी में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाया गया है दोस्तों। और यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि दुनिया में लगभग 25 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। अगला प्रश्न, डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने हेतु आरबीआई ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों, ट्विटर अभियान की शुरुआत की है आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया उसका नाम है ट्विटर अभियान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आरबीआई की बात करें तो इसके वर्तमान में गवर्नर जो हैं वो 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, और इसके 23वें गवर्नर थे 24वें थे उर्जित पटेल, 23वें थे रघुराम राजन। उनको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बाहरी समूह की जो सलाहकार समिति है उसमें जगह दी गई है। तो अभी ये भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई थी? दोस्तों, जैसे आरबीआई ने एक अभियान चालू किया है ट्विटर अभियान, उसी प्रकार जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी एक अभियान स्टार्ट किया जिसका नाम है डिजीजन। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है डिजीजन। इससे क्या होगा कि डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए डिजीजन नामक प्लेटफॉर्म की स्थापना की है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। दोस्तों, इसके MD और CEO हैं अजय कंबल इसके CEO। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें प्रत्येक वर्ष भारत में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाता कौन? इसको मनाता है WRAI। W से व्हाइट, R से रिबन, A से अलायंस, I से इंडिया, यानी व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया जो है वो प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर के अनुसार कौन सा देश कोविड-19 के प्रबंधन में सबसे अच्छा स्थान पर रहा? यानी कौन सा देश है जिसने कोविड-19 से नियंत्रण हेतु सबसे अच्छा मैनेजमेंट किया? तो वो है भारत, इजराइल, मॉरिशस, ये सभी देश हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी, यानी इंडिया, इजराइल और मॉरिशस, इन सभी ने बहुत अच्छा काम किया है कोविड-19 से निपटने के लिए। इसीलिए ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर में इनको 100 में से 100 अंक देकर पहले स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न, लॉकडाउन के दौरान फ्लिपकार्ट ने किस भारतीय कंपनी के साथ मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस की घोषणा की है? तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने घोषणा की है कि ICICI लैम्बार्ड के साथ मिलकर एक हेल्थ इंश्योरेंस जारी करेगा। इस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होगा कि इसमें जो भी कस्टमर हैं उनको 25,000 रुपये की तत्कालीन सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी 2 योजना है, पहली योजना 25,000 अपने ग्राहकों को तत्कालीन सहायता देगा। अगर जो कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है और उसको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो 25,000 रुपये की तत्कालीन सहायता देगा। इसके अलावा जो दूसरा इसका योजना है उसमें कहा गया है कि अगर जो आप 511 रुपये का प्रीमियम करवाते हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक का 1 लाख रुपये तक का कोरोना से निपटने हैं तो इंश्योरेंस दिया जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, फीफा द्वारा जारी की गई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? यानी फीफा जिसको जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है प्रत्येक साल रैंकिंग जारी करती है प्रत्येक देश की। तो इस बार जो इसने रैंकिंग जारी की उसमें बताया है कि भारत को 108वां स्थान मिला है, यानी भारत को 108वें स्थान पर रखा गया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर D, फीफा द्वारा जो हाल ही में रैंकिंग जारी की गई उसमें भारत को मिला है 108वां स्थान। दोस्तों, पहले स्थान पर है बेल्जियम, दूसरे स्थान पर है फ्रांस और तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील। पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे पर फ्रांस, तीसरे पर ब्राज़ील, और भारत को दिया गया 108वां स्थान, क्योंकि फीफा में भारत की रैंकिंग यानी फुटबॉल में भारत की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा पुअर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फीफा ने इसकी जो रैंकिंग दी है उसमें 108वें स्थान पर रखा। दोस्तों, फीफा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके जो प्रेसिडेंट है यानी अध्यक्ष हैं उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। अगला प्रश्न है, M2SR नाम की कोरो फ्लू वैक्सीन का विकास भारत बायोटेक किस संस्थान के साथ मिलकर कर रहा है? तो दोस्तों, एक कोरो फ्लू वैक्सीन बनाई जा रही है जिसका नाम है M2SR। यह भारत बायोटेक फ्लूगन के साथ मिलकर बना रहा है। दोस्तों, ऐसी जो
भारत बायोटेक है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और हैदराबाद में ही इस बार बायोटेक सम्मेलन भी हुआ था, यानी एशिया बायोटेक सम्मेलन जो हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। यहीं पर भारत बायोटेक हेडक्वार्टर भी है। अगला प्रश्न है, कोरोना के संक्रमण को मापने के लिए CSIR NCL ने किस कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल इंफ्रारेड थर्मामीटर का विकास किया है? तो दोस्तों CSIR ने इंफ्रारेड थर्मामीटर का विकास किया है भेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भेल। दोस्तों इसका मेन पर्पज़ है कि कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आता है तो उसको इंफ्रारेड रेसेस के माध्यम से बहुत जल्दी ट्रैक कर लिया जाएगा और पता लगा लिया जाएगा कि उसमें कोरोना का लक्षण है या नहीं है। तो इसका निर्माण किया है भेल और CSIR ने मिलकर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भेल। दोस्तों अगला प्रश्न है, सॉल्वेंट ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2020 में भारत में खाद्य तेलों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो दोस्तों सॉल्वेंट ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया कि भारत में लगभग 32.44% खाद्य तेलों में कमी आई। जैसे आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, रिफाइंड यूज करते हैं, तो इनके जो भारत में इनकी जो कमी देखी गई है वो देखी गई 32.44%। क्यों कमी देखी गई? क्योंकि हम लोग पहले पाम ऑयल का आयात करते थे मलेशिया से, लेकिन हमने अब आयात को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मलेशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका नाम था महातिर मोहम्मद। इन्होंने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर अपनी टिप्पणी कर दी थी। इसी को देखते हुए भारत नाराज हो गया था और यहाँ से पाम ऑयल का जो भी आयात था उसको बंद कर दिया। इस कारण भारत में यह तेल की कमी देखी जा रही। भारत में सॉल्वेंट ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार लगभग 32.44% की कमी देखी गई। और दोस्तों वर्तमान में जो मलेशिया के प्रधानमंत्री उनका नाम है मोइनुद्दीन यासीन। क्या नाम है? मोइनुद्दीन यासीन। अब महातिर मोहम्मद के बाद ये नए प्रधानमंत्री मलेशिया के बनाए गए। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किस संस्थान द्वारा डबल लेयर मास्क का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों डबल लेयर एक विशेष प्रकार का मास्क होता है। इसका निर्माण किया है KVIC ने यानी खाद्य ग्रामोद्योग ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग, जिसको KVIC भी बोलते हैं, इसी के द्वारा बनाया गया है डबल लेयर मास्क। दोस्तों यह विशेष प्रकार का मास्क होगा जिसमें लगभग 70% तक नमी रहेगी। इसके साथ साथ ये रीयूजेबल है, यानी आप इसको एक बार धुल कर दोबारा भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका एक और फायदा है, यह बायोडिग्रेडेबल है, यानी अपघटनशील है, यानी वातावरण के कांटेक्ट में आने पर यह पूरी तरह इसको अपघटित किया जा सकता है। दोस्तों KVIC की बात करें तो इसने एक पटोला साड़ियों के लिए अपना एक कारखाना लगाया है सुरेंद्रनगर गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु कितने अस्पतालों की घोषणा की गई? यानी भारत सरकार ने कितने हॉस्पिटल बनाए हैं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 586, यानी 586 हॉस्पिटल बनाए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कोरोना से संक्रमित मरीजों को रखा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें इंडियन रेलवे ने अपने 20,000 कोचों को हॉस्पिटल वार्ड में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें कोरोना से संक्रमित मामले देखे जाएंगे। इसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट ने 1000 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया है। इसमें सेम कोरोना से संक्रमित मामले के जो भी मरीज हैं उनको देखा जाएगा। इसके अलावा 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है मुंबई में, मुकेश अंबानी जो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं उनके द्वारा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है, यानी अंतरिक्ष मानव उड़ान दिवस जो होता है प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रूस के व्यक्ति हैं, उनका नाम है यूरी गागरिन। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में पहली बार 12 अप्रैल 1961 को सफल यात्रा की थी। इसी कारण इनको सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को अंतरिक्ष मानव उड़ान दिवस मनाया जाता है। इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन डे, यानी संयुक्त राष्ट्र, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो दोस्तों आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको पता होगा अंग्रेजों द्वारा रोलर एक्ट लाया गया था, जिसको बिना कानून दलील का कानून कहा गया, नहीं जिसमें आप वकील नहीं कर सकते थे, कोई आप पे नियम कायदे कानून लागू नहीं होते थे। इसीलिए इसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। तो इसमें लगभग इंडियन गवर्नमेंट डाटा के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। तो दोस्तों उसी की याद में प्रत्येक वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड की वर्षगांठ मनाई जाती है उन शहीदों को सम्मानित करने के लिए। तो इस बार जो मनाएगी वो थी 101वीं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 101वीं। दोस्तों अगला प्रश्न है, युक्ति नामक पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है?
दोस्तों युक्ति नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है MHRD मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। इसका मेन पर्पज़ क्या होगा कि जो कोरोना 19 से की चुनौतियां उनसे निपटारा मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए युक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई। दोस्तों युक्ति की फुल फॉर्म भी है, युक्ति की फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आप स्क्रीन पे लिखा देख सकते हैं, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसके अलावा दोस्तों MHRD मिनिस्ट्री के और कई पहल हैं, जैसे स्टूडेंट हेल्प पोर्टल चल रहा है, युक्ति मैंने बता ही दिया, आई गॉड भी चलाया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि जो कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसके माध्यम से। इसके अलावा ऑनलाइन भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान भी चलाया जा रहा है। समाधान पोर्टल लाया गया था, जिसमें अगर जो कोई व्यक्ति अपनी राय रखना चाहता है कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों से बचाव हेतु तो उसको अपनी राय दे सकता है, तो इसके लिए समाधान पोर्टल की स्टार्टिंग की थी। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं MHRD मिनिस्ट्री से रिलेटेड। दोस्तों अगला प्रश्न, लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन कराने के लिए फूड बैंक की पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? दोस्तों इसकी शुरुआत की है मणिपुर गवर्नमेंट ने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। दोस्तों इसके अलावा यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है नजमा हेमतुल्ला। इसी प्रकार की ये योजना चलाई गई थी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम है मोदी किचन। इसमें भी क्या होगा कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भोजन कराया जाएगा। तो इसके लिए तमिलनाडु की जो योजना है उसका नाम मोदी किचन, और जो मणिपुर ने स्टार्ट किया उसका नाम है फूड बैंक। दोस्तों इसके अलावा मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो दुनिया का पहला तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पर लोकटक झील भी है, जो उत्तर पूर्व की सबसे ताजे पानी की झील मानी गई है। दोस्तों अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के व्यापक समाधान है तो गूगल ने किस कंपनी के साथ काम करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों गूगल ने कहा है कि वह कोरोना का व्यापक समाधान खोजेगा। इसके लिए गूगल ने एप्पल के साथ समझौता किया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एप्पल। गूगल अल्फ़ाबेट की पेरेंट कंपनी, जिसके CEO सुंदर पिचाई हैं, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसके अलावा एप्पल का भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, लेकिन इसके CEO हैं टिम कुक। दोस्तों अगला प्रश्न है, पीटर बोंटी का निधन हो गया, किस फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर रह चुके हैं? तो दोस्तों पीटर बोंटी चेल्सी फुटबॉल क्लब और इंग्लैंड फुटबॉल क्लब दोनों के पूर्व गोलकीपर रह चुके हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चेल्सी फुटबॉल क्लब और इंग्लैंड फुटबॉल क्लब दोनों। इनका दोस्तों उपनाम भी था, इनको लोग द कैट के नाम से भी बुलाते थे, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्टर्लिंग मास का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों आपको बता दें, स्टर्लिंग मास फार्मूला वन रेसर थे, यानी एक मोटर रेस करते थे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोटर रेसर। इनको भी एक उपनाम से बुलाया जाता था, क्या नाम था इनका? मोटर रेसिंग। क्या नाम था? मिस्टर मोटर रेसिंग। अगला प्रश्न है, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किस प्रदेश में किया जा रहा है? तो दोस्तों ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है आंध्र प्रदेश में। यह आंध्र प्रदेश का सबसे नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है JMR ग्रुप। इसके अलावा एक और हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में बन रहा है नोएडा में, उसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। इसका निर्माण कर रहा है ज्यूरिक एयरपोर्ट। तो जो ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका निर्माण कर रहा है JMR ग्रुप, लेकिन जो जेवर एयरपोर्ट नोएडा उत्तर प्रदेश में है उसका निर्माण कर रहा है ज्यूरिक एयरपोर्ट। दोस्तों इसके अलावा कुछ नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं, उनका भी नाम देख लेते हैं। जैसे उड़ीसा में बना है राउरकेला, केरल में बना है कुन्नूर नाम से, और कुरनूल नाम का कुरनूल इस नाम का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है आंध्र प्रदेश में। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो ग्रीनफील्ड दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, केरल भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में जो हवाई अड्डा था उसका नाम हो गया अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिससे सबसे पहली उड़ान दुबई के लिए उड़ाई गई। अगला प्रश्न, भारत का पहला राज्य जिसने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा कर दी, तो ऐसी घोषणा की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की कि यहाँ पर लॉकडाउन 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। तो यह भारत का पहला राज्य बन गया था जिसने ऐसी घोषणा की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना केयर एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों कोरोना केयर एप्लीकेशन की शुरुआत की है अरुणाचल प्रदेश ने। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री उनका नाम है पेमा खांडू, BD जो मिश्रा हैं वो है यहाँ के गवर्नर। दोस्तों अगला प्रश्न है,
फोर्ब्स द्वारा जारी की गई 2020 में अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? दोस्तों फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी की है उसमें सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पे बिल गेट्स, तीसरे नंबर पे बर्नार्ड अर्नाल्ड। दोस्तों बर्नार्ड अर्नाल्ड फ्रांस के व्यक्ति हैं। इसके अलावा ह्यूरन रिच लिस्ट आई थी, हुरून की रिच लिस्ट आई थी, HURUN, हुरन रिच लिस्ट आई थी। इसके अनुसार जेफ बेजोस दुनिया के सबसे नंबर 1 अमीर व्यक्तियों की सूची में थे। दूसरे नंबर पे थे बर्नार्ड अर्नाल्ड, तीसरे नंबर थे बिल गेट्स। यानी अगर जो फोर्ब्स के अनुसार पूछे तो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पे है बिल गेट्स, तीसरे नंबर पे बर्नार्ड अर्नाल्ड। लेकिन अगर जो हुरून रिच लिस्ट के अनुसार पूछा जाए तो सबसे अमीर व्यक्ति होंगे जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पे होंगे बर्नार्ड अर्नाल्ड, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे बिल गेट्स। यानी बिल गेट्स हुरून के अनुसार तीसरे अमीर व्यक्ति हैं पूरी दुनिया के। अगर एशिया की बात करें तो हुरून के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जैक मा, जो कि अलीबाबा के पूर्व CEO हैं। और मुकेश अंबानी एशिया में सबसे सेकंड स्थान पर सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आ गए। पहले इससे जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें मुकेश अंबानी को पहले नंबर पर रखा गया था, लेकिन अब वो सेकंड स्थान पर आ गए हैं। अगला प्रश्न है, रेडिमिर एंटीक का निधन हो गया, ये इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों सही उत्तर है फुटबॉल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों आपको बता दें रियल मैड्रिड नाम की फुटबॉल टीम है और एक है बार्सिलोना। तो इन दोनों टीमों के कोच रह चुके थे ये, जिनका नाम था एंडोमिर एंटी। दोस्तों बार्सिलोना टीम की बात करें तो यह स्पेन की टीम है, जिसके लिए लियोनेल मेसी एक फुटबॉलर हैं जो दुनिया में विख्यात हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, ये खेलते हैं। तो ये जो टीम है अक्सर चर्चा में रहती है, बार्सिलोना टीम। इसके बाद लियोनेल मेसी को इस बार स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर लॉरियाज स्पोर्ट में अवार्ड दिया गया था। यानी लॉरियाज स्पोर्ट अवार्ड जो हुए थे उसमें लियोनेल मेसी को स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा अमेरिका की जिम्नास्ट हैं सिमोन बाइल्स, उनको भी दिया गया था। और लुइस हैमिल्टन जो यूके के एक फार्मूला 1 रेसर है, उनको भी लॉरियाज स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा किस बीमारी में प्रयोग की जाती है? दोस्तों इसका प्रयोग होता है मलेरिया, कोरोना वायरस, मांसपेशियों में दर्द। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें यह दवाई काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, क्योंकि अभी सबसे इफेक्टिव जो दवा खोजी गई कोरोना वायरस की तो उसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। दोस्तों भारत में इसका पर्याप्त भंडार है, लेकिन भारत ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए दुनिया के लगभग बड़े देश अमेरिका, ब्राज़ील जैसे देश भी सामने आकर भारत से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यह दवा की सप्लाई उनको कंटिन्यू बनाए रखे। तो इसी कारण यह दवा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। दोस्तों अगला प्रश्न है, सार्क द्वारा सदस्य देशों के लिए कितने मिलियन डॉलर की घोषणा की गई? तो दोस्तों सार्क कंट्रीज़ के लिए सार्क ने घोषणा की है 5 मिलियन देने की। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 5 मिलियन डॉलर। दोस्तों सार्क की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, वहाँ पर है। इसके मेंबर की बात करें तो इसके टोटल मेंबर हैं 8। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या है सार्क का पूरा नाम? सार्क को लिखते हैं SAARC। तो एस से हो गया साउथ, एस से हो गया एशियन, एस से हो गया एसोसिएशन, फॉर आर से रीजनल, सी से कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसके 8 मेंबर हैं। मैं बता ही चुका हूँ आपको। इनका नाम है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगर जो आपको याद करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है तो मैंने इसके लिए ट्रिक भी बनाई, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर वहाँ से इनकी शॉर्ट लिस्ट की जो ट्रिक है वो आप देख सकते हैं और इनका नाम याद कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विजडन पत्रिका द्वारा लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। दोस्तों बेन स्टोक जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर है और एलिसी पेरी जो ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेट फीमेल महिला हैं, इन दोनों को दिया गया है विजडन पत्रिका द्वारा लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड। विजडन पत्रिका को दोस्तों क्रिकेट का बाइबल भी कहते हैं। तो इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष को साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है। तो इस बार का लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है बेन स्टोक और एलिसी पेरी को। अगला प्रश्न, ट्राइफेड ने किसके साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह के लिए मदद हेतु डिजिटल संचार नीति की घोषणा की है? तो ट्राइफेड ने घोषणा की है कि वह यूनिसेफ के साथ मिलकर डिजिटल संचार नीति चलाएगा। दोस्तों ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड जो भी ट्राइबल लोग होते हैं उनके द्वारा जो भी विभिन्न प्रकार के जंगली सामान तैयार किए जाते हैं, जो भी चटाई हो गया है, आप देखते हैं बहुत प्रकार के जंगली सामान होते हैं, तो उनको सही मूल्य पर बेचने के लिए
उनको सही मूल्य दिलाने के लिए जो संस्थान काम करता है उसको बोलते हैं ट्राइफेड। दोस्तों ट्राइफेड का पूरा नाम होता है ट्राइबल कॉरपोरेशन मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम होता है? ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केट डेवलपमेंट बैंक फेडरेशन ऑफ इंडिया। सॉरी, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, कुछ बोलने में मिस्टेक हो गई। ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में ट्राइफेड। दोस्तों यह आदिवासी जो लोग होते हैं, जंगली लोग होते हैं, उनके जो उत्पाद होते हैं उनको सही मूल्य दिलाने के लिए काम करता है। तो इसने घोषणा की है कि यूनिसेफ का साथ मिलकर एक डिजिटल संचार नीति चलाएगा। और हमारे ट्राइबल मंत्री यानी जनजाति मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अगला प्रश्न है, आईगॉट प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो दोस्तों स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग देने हेतु आईगॉट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इसमें दोस्तों क्या होगा कि 1.5 करोड़ लगभग स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आईगॉट का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। क्या होता है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है, भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी सन 2015 में। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सन 2015। दोस्तों यह प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। इसका कारण यह है कि इसका पहला फेज़ पूरा हो गया है। दोस्तों भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में 65,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण करना था, लेकिन इसका पहला फेज़ पूरा हो गया है, जिसमें 27,500 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इसलिए यह प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 2015 में, लेकिन 5 साल का लक्ष्य रखा गया था कि 2020 में तक इसका पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा। तो वह अचीव कर लिया गया है। और हमारे जो वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री हैं उनका नाम है नितिन गडकरी। दोस्तों अंतिम और अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के द्वारा कोरोना आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों कोरोना आपातकाल लगाया गया है जापान में। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जापान। यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, इन्होंने कोरोना आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों यहाँ की राजधानी है टोक्यो, जो होन्शु द्वीप पर है। आपको पता होगा जापान में 4 द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू। तो ये 4 द्वीपों में जो होन्शु द्वीप है वहाँ पर जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा है येन। और दोस्तों जापान भारत में बुलेट ट्रेन बनाने के लिए 87,547 मिलियन येन का लोन दे रहा है। और जो कंपनी लोन दे रही है उसका नाम है जीका। ये जापान की वित्त पोषित कंपनी है। जीका को दोस्तों जाक्सा के साथ कंफ्यूज मत करना। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, जैसे इंडिया में स्पेस एजेंसी काम करती है इसरो, उसी प्रकार की जो जापान की स्पेस एजेंसी उसका नाम है जाक्सा। लेकिन जीका यहाँ की वित्त पोषित कंपनी है जो विभिन्न देशों को लोन प्रोवाइड करती है। और भारत में बुलेट ट्रेन बनाने के लिए भी 87,547 मिलियन येन का लोन दे रही है, क्योंकि येन जापान की मुद्रा है। तो ये सब फैक्ट जापान से रिलेटेड याद कर सकते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें जापान मदद कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है कलिंग नगर में, इसको स्टील हब बनाया जाएगा, मिशन पूर्वोदय कहते हैं। तो जो यहाँ पर हेल्प करने वाला कंट्री है वो करेगा जापान, यानी कलिंग नगर को स्टील हब बनाने के लिए जो कंट्री मदद करेगा उसका नाम है जापान। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जापानी बुखार से निपटने के लिए दस्तक अभियान चलाया था। आपको पता होगा कि लगभग जनवरी फरवरी के टाइम में ये अभियान चल रहा था। तो इस अभियान में जो मदद करने वाला कंट्री था वो भी था जापान। तो ये सब फैक्ट थे जापान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण थे, मैंने आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस।